My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है, यह जो वीडियो है, इसमें हम सभी लोग इफेक्ट्स और कंट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अर्थात चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का, उसका भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारतीय शिक्षा प्रणाली में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र 1854 का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करते समय हम सभी लोग स्टैनलीज डिस्पैच या स्टैनली के आज्ञा पत्र के बारे में भी आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट्स और कंट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अर्थात चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का, उसका भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारतीय शिक्षा प्रणाली में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच के क्या योगदान रहे हैं। और जब हम प्रभाव या योगदान की चर्चा कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ हम सभी लोग स्टैनलीज डिस्पैच या स्टैनली के आज्ञा पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने जो वुड्स डिस्पैच है या वुड्स का घोषणा पत्र है, इसके बारे में पढ़ा है। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र 1854 था, यह संपूर्ण भारत के लिए एक विस्तृत और व्यापक योजना प्रस्तुत करने का घोषणा पत्र था। अर्थात सबसे पहली बार वुड साहब ने 1854 में संपूर्ण भारत के लिए एक विस्तृत और व्यापक योजना प्रस्तुत की। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में, जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र था, उसके द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विस्तृत और व्यापक योजना प्रस्तुत करने का प्रयास सर्वप्रथम किया गया था। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए शिक्षा नीति का निर्धारण किया, जिसने भारतीय शिक्षा को एक नवीन और निश्चित दिशा प्रदान की। जब हम एफर्ट्स की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, तो जो वुड्स का डिस्पैच था, वुड का घोषणा पत्र था, उसके द्वारा भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। और भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षा नीति के निर्धारण पर बल दिया गया। एक नई शिक्षा नीति का निर्धारण करने का प्रयास वुड्स डिस्पैच के द्वारा किया जाता है। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का, इसमें आप सभी लोग मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत को जान रहे होंगे, आपके जहन में होगा। तो वुड के घोषणा पत्र में मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया जाता है और उसके विपरीत जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाता है। तो यह भी एक कंट्रीब्यूशन है, एक प्रभाव है वुड्स डिस्पैच का इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, कि जो मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था, मैकालेज डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसके विपरीत जनसाधारण की शिक्षा को प्रोत्साहन करने का प्रयास वुड्स डिस्पैच में किया गया था। वुड के घोषणा पत्र में बालिकाओं की शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार करने का संकल्प दोहराया गया। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो टीचर्स हैं या अध्यापक हैं, उनके ट्रेनिंग की बात भी की जाती है। अध्यापकों की प्रशिक्षण की आवश्यकता पर सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वुड्स डिस्पैच में या वुड के घोषणा पत्र में ध्यान दिया जाता है।
उड के घोषणा पत्र के फलस्वरूप ही हमारे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इसीलिए हम सभी के लिए उड के घोषणा पत्र उड्स डिस्पैच की इतनी अधिक इम्पोर्टेंस है, इतना अधिक महत्व है। इसके बारे में हम सभी लोगों ने जब इवैल्यूएशन ऑफ उड्स डिस्पैच पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। उड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा हेतु अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी, परंतु उनमें से कुछ ही कार्यान्वित किया जा सका, कुछ को का ही कार्यान्वयन हो पाया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो उड्स का डिस्पैच था बहुत ही अपने आप में व्यापक था, बृहद था। उसमें से जितनी सिफारिशें की गई थी उसमें से कुछ का तो क्रियान्वयन हो पाया, लेकिन कुछ का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव, या हम कहें कि उड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, इसका अध्ययन करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम जो है उसके योगदान को या उसकी स्टडी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इमीडिएट इफेक्ट और इमीडिएट कंट्रीब्यूशंस, जिसको हम लोग कहेंगे कि उड के घोषणा पत्र के क्या तात्कालिक प्रभाव हुए, क्या योगदान हुए, और दूसरा व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट या दीर्घकालीन प्रभाव या दीर्घकालीन योगदान उड्स डिस्पैच का क्या था। तो इन दो हेड्स में हम सभी लोग चर्चा करेंगे उड्स डिस्पैच के कंट्रीब्यूशन की या इफेक्ट्स की या प्रभाव और योगदान की। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो तात्कालीन प्रभाव रहे या तात्कालीन योगदान रहा है, इमीडिएट इफेक्ट या कंट्रीब्यूशंस ऑफ उड्स डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या रहे, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट वन, जो पहला प्रभाव हम कह सकते हैं या तात्कालीन प्रभाव कह सकते हैं, पहला योगदान कह सकते हैं, वो यह है कि उड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति के प्रभाव से 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। ध्यान दीजिए, उड्स के डिस्पैच में एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की गई थी, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो उड के घोषणा पत्र के प्रभाव में ही 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाती है। यह एक इमीडिएट इफेक्ट या तत्कालीन प्रभाव दिखाई देता है उड्स के घोषणा पत्र का। अगला है कि जन शिक्षा विभागों में जन शिक्षा निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई। ऐसा ही रिकमेंडेशंस उस डिस्पैच में किया गया था कि जो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या जन शिक्षा विभाग हो, उसमें जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए और उनकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। तो जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाती है और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां भी की जाती हैं। तो यह भी एक इमीडिएट इफेक्ट है उड्स डिस्पैच का। जन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपना कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया उड के घोषणा पत्र के अनुसार। अगला जो तात्कालीन प्रभाव देखने को मिलता है वह यह है कि सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिए, ग्रांट इन एड की जो बात की गई थी, ग्रांट इन एड या सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ जो है उड्स डिस्पैच या उड के घोषणा पत्र के अनुसार सभी प्रांतों में की जाती है। सभी प्रांतों के शिक्षा विभागों ने अपने अपने क्षेत्र के शैक्षिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार ग्रांट इन एड या सहायता अनुदान के नियम बनाए, और जो भी विद्यालय उन कंडीशंस को फुलफिल करते थे, उन शर्तों को पूरा करते थे, उन्हें अनुदान देना भी प्रारंभ कर दिया। तो यह भी उड्स डिस्पैच का एक तात्कालीन प्रभाव दिखाई देता है कि ग्रांट इन एड या सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ होता है, और जो विद्यालय, जो स्कूल्स जो शर्तें या कंडीशंस या नियम बनाए गए थे, उन शर्तों को पूरा करते थे, उन्हें ग्रांट इन एड देना जो है शिक्षा विभागों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। अगली जो इफेक्ट्स है, इमीडिएट इफेक्ट, दैट वाज रिलेटेड विद द स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों को देने की योजना का क्रियान्वयन भी किया गया। जब हम लोगों ने उड्स डिस्पैच के बारे में, उसके रिकमेंडेशंस के बारे में चर्चा किया था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को या जो ट्रेनी है उनको जो है स्कॉलरशिप्स देने की, स्टाइपेंड देने की बात की गई थी। तो इमीडिएट इफेक्ट में आता है कि उड्स डिस्पैच के या उड के घोषणा पत्र के तात्कालिक प्रभाव में आता है कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स या छात्रवृत्तियों को देने की योजना का क्रियान्वयन होने लगा, क्रियान्वयन किया गया। द नेक्स्ट इफेक्ट इज उड के घोषणा पत्र के प्रभाव से सभी स्तर के स्कूल और कॉलेज अर्थात माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना आरंभ हो गई। जैसा
उड्स डिस्पैच में, उड के घोषणा पत्र में कहा भी गया था, और उसी के आलोक में सभी स्तर के स्कूलों और कॉलेजों अर्थात माध्यमिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के स्कूल और हायर एजुकेशन के कॉलेजों की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। यह भी एक इमीडिएट इफेक्ट में आता है या तात्कालिक प्रभाव में आता है उड्स डिस्पैच के। द नेक्स्ट वन इज विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास हुआ। जब हम लोगों ने उड्स डिस्पैच का अध्ययन किया था तो वहाँ देखा था कि उड्स डिस्पैच में कहा गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो उड के घोषणा पत्र के आलोक में ही सन 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज में पर 1857 में भारत में खोले जाते हैं। तो यह भी उड के घोषणा पत्र का तात्कालीन प्रभाव या उड के घोषणा पत्र का तात्कालीन योगदान भारतीय शिक्षा के लिए है। प्रारंभ में ये जो जितने विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, बॉम्बे विश्वविद्यालय हो या मद्रास विश्वविद्यालय हो, ये सभी यूनिवर्सिटीज या ये सभी विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों के रूप में काम करना प्रारंभ किया। इन्होंने संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने का कार्य इनका होता था और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने तक ही ये सीमित रहा था। जो यूनिवर्सिटीज ओपन की गई वो उन यूनिवर्सिटीज में प्रारंभ में टीचिंग नहीं होता था, टीचिंग लर्निंग का कार्य नहीं होता था, बल्कि जो उससे अफिलिएटेड, जो उससे संबद्ध महाविद्यालय होते थे, उन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की एग्जाम लेने या परीक्षा लेने का कार्य विश्वविद्यालय किया करते थे। और जो स्टूडेंट्स पास हो जाते थे, क्वालिफाई हो जाते थे, उनको सर्टिफिकेट देने का कार्य प्रारंभ में इन विश्वविद्यालयों ने करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वहाँ पर टीचिंग लर्निंग या शिक्षण कार्य भी होने लगता है। तो बाद में इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य भी होने लगता है। ये सब प्रोग्रेस चल ही रहा था। इसी के बीच में आप सभी लोग विदित है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में एक क्रांति होती है, एक स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांति होती है, जिसको हम सभी लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसी समय में 1857 की भारतीय क्रांति हमारे देश में होती है, और जिसके कारण जो उड्स डिस्पैच या उड के घोषणा पत्र की जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं, सिफारिशें होती हैं या जो भी योजनाएं होती हैं, वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। तो उड के घोषणा पत्र की कुछ ही योजनाएं कार्यान्वित हो पाई थी कि हमारे देश में 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 की भारतीय क्रांति का जब श्री गणेश हो जाता है तो एजुकेशन के फील्ड में या शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर जो उड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस थे, उन रिकमेंडेशंस के क्रियान्वयन में बाधा आ जाती है। तो 1857 की भारतीय क्रांति का श्री गणेश हमारे देश में होता है, और जो लगभग 1 वर्ष तक चलता है। इससे शिक्षा के फील्ड में जो होने वाला विकास था, शिक्षा के क्षेत्र में जो होने वाला विकास था, उड्स के घोषणा पत्र के आलोक में वो भी बाधित हो जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब 1857 में भारत में क्रांति होती है तो उस क्रांति के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। जो डायरेक्ट शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में था, उसका समापन, उसका अंत हो जाता है, और जो शासन था वो सीधे डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके। तो इस जो 1857 की क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन प्रारंभ हो जाता है। और इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की प्रथम साम्राज्ञी बन जाती हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के हाथ में चला जाता है। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की प्रथम साम्राज्ञी बन जाती हैं। और यह जो राजनीतिक परिवर्तन होता है हमारे देश में, उस राजनीतिक परिवर्तन का इफेक्ट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर या भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इस राजनीतिक परिवर्तन का भारतीय शिक्षा के विकास पर
काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि उसी समय उड्स डिस्पैच या उड के घोषणा पत्र की जो रिकमेंडेशंस थी उनका कार्यान्वयन चल रहा था, लेकिन उसी समय यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हो जाता है हमारे देश में, 1857 की क्रांति हो जाती है और उसका प्रभाव, इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव भारतीय शिक्षा के विकास पर बहुत ही अधिक पड़ता है। यद्यपि भारत में शासन का परिवर्तन तो हो गया था, लेकिन जो भारत में कर्मचारी थे वे सभी के सभी कर्मचारी वही पुराने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ही थे। तो कंपनी के कर्मचारी ही भारत की साम्राज्य के सेवक के रूप में पूर्ववत कार्य करते रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ही पूर्ववत साम्राज्य के सेवकों के रूप में कार्य करते रहे तो इससे बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होने वाला था। भले से कहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया था और जो महारानी थी उन महारानी का शासन हमारे देश में हो गया था, लेकिन जो भारत की साम्राज्य थी, महारानी विक्टोरिया थी, उनके सेवकों के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वही भारत में शासन पूर्ववत करने का कार्य किया करते थे। तो भारत में शासन परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी कंपनी के कर्मचारियों की मनोवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी तो वही थे पुराने ही वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यही कारण था कि उड के घोषणा पत्र की जो रिकमेंडेशंस थी, अधिकांश जो सिफारिशें थी वो फाइलों में ही दबी पड़ी रह जाती हैं। उड के घोषणा पत्र की अधिकांश सिफारिशें जो है उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, वे फाइलों में ही दबी पड़ी रह जाती हैं। उसके पीछे 1857 में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल प्रमुख कारण रहती है। डियर स्टूडेंट्स, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति के संकल्प को पुनः दोहराया और उसका कड़ाई से पालन किया। हमेशा प्रारंभ से आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, जब उसने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया जाएगा। तो 1858 की ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति के संकल्प को पुनः दोहराया और उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम होता है, इसी का रिजल्ट होता है कि ईसाई मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरी जो होती हैं उसके प्रति जो गवर्नमेंट का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का रुख होता है वो कड़ा हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप ईसाई मिशनरियों के प्रति सरकारी रुख कड़ा हो जाता है और सरकार का प्रमुख बल होता है शिक्षा या एजुकेशन के फील्ड में धार्मिक तटस्थता का या रिलीजियस न्यूट्रलिटी का। तो इसके उपरांत सरकारी विद्यालयों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से प्रगति होती है और साथ ही साथ जो गैर सरकारी शैक्षिक प्रयास होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अर्थात जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के स्तर पर स्कूल्स, ढेर सारे स्कूल्स खोले जाते हैं, अनेकों विद्यालय खोले जाते हैं, इस फील्ड में तो प्रोग्रेस होता ही है। साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल जो लोग लगे हुए थे, जो संस्थाएं लगी हुई थी, जो प्रयास चल रहे थे, उन गैर शैक्षिक प्रयासों को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो गैर शैक्षिक प्रयासों में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो उसका यह रिजल्ट होता है कि ढेर सारे स्कूल्स खुलते हैं और शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने लगती है। 1858 में लॉर्ड एलनबरा ने उड के घोषणा पत्र की नीति का विरोध किया। 1858 में लॉर्ड एलनबरा ने कहा कि जो उड्स का डिस्पैच है वो उनकी नीतियों के अगेंस्ट है। उड के घोषणा पत्र की नीति का विरोध लॉर्ड एलनबरा के द्वारा 1858 में की जाती है, लेकिन इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अर्थात लॉर्ड एलनबरा के द्वारा किए गए विरोध का कोई भी एक्शन नहीं होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है भारतीय शिक्षा प्रणाली पे। लेकिन इसी दौरान भारत में लॉर्ड स्टैनली का आगमन होता है और
वे जो है एक अपना घोषणा पत्र देते हैं, एक आज्ञा पत्र देते हैं, जिसको हम लोग स्टैनली डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो स्टैनली का डिस्पैच क्या था, इसके बारे में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि स्टैनली का डिस्पैच या स्टैनली का आज्ञा पत्र क्या था। डियर स्टूडेंट्स, जब भारत में ये राजनीतिक उथल पुथल होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है 1857 की क्रांति के उपरांत, तो भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार ले लेती है और भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के उपरांत ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सचिव या भारत मंत्री के पद का सृजन किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, भारत सचिव या भारत मंत्री के पद का सृजन किया जाता है और सबसे फर्स्ट टाइम या भारत का पहला भारत का सचिव या भारत का मंत्री लॉर्ड स्टैनली को बनाया जाता है। तो 1859 में 1859 में लॉर्ड स्टैनली की सबसे पहले भारत में ब्रिटिश सरकार के सचिव या ब्रिटिश सरकार के मंत्री के पद पर नियुक्ति होती है। तो भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के सचिव या मंत्री के रूप में लॉर्ड स्टैनली 1859 में भारत आते हैं। सन 1859 में लॉर्ड स्टैनली ने भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की घोषणा की और जो घोषणा ब्रिटिश नीति की घोषणा लॉर्ड स्टैनली के द्वारा की जाती है, इसी घोषणा पत्र को हम स्टैनलीज डिस्पैच या स्टैनली के आज्ञा पत्र के नाम से जानते हैं। तो स्टैनली का आज्ञा पत्र क्या था, स्टैनलीज का डिस्पैच क्या था, इसमें क्या क्या बातें कही गई उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। लॉर्ड स्टैनली ने अपने घोषणा पत्र में वुड के घोषणा पत्र की नीति का समर्थन किया। जैसा कि लॉर्ड एलनबरा ने वुड के घोषणा पत्र का विरोध किया था, उसके जस्ट विपरीत लॉर्ड स्टैनली ने वुड के घोषणा पत्र की नीति का समर्थन किया। अर्थात लॉर्ड स्टैनली भी वुड के घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं और वुड के घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए उसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं, जितनी भी सिफारिशें हैं वुड के घोषणा पत्र की, उन लगभग सभी सिफारिशों का अनुमोदन लॉर्ड स्टैनली के द्वारा किया जाता है। तो लॉर्ड स्टैनली ने चार्ल्स वुड्स डिस्पैच या वुड के आज्ञा पत्र या वुड के घोषणा पत्र की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, जितनी भी सिफारिशें थी, उन सभी सिफारिशों का अनुमोदन किया। लेकिन उसने कुछ परिवर्तन भी किया, परंतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड स्टैनली के द्वारा कुछ परिवर्तन सुझाए जाते हैं। अब वे कौन कौन से परिवर्तन थे, क्या चेंजेस प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में लॉर्ड स्टैनली ने स्टैनली डिस्पैच या स्टैनली के घोषणा पत्र में सुझाया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल या विशेष बल दिया जाना चाहिए। लॉर्ड स्टैनली ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन के फील्ड में सर्वाधिक बल देने का प्रयास या विशेष बल देने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल या विशेष बल दिया जाना चाहिए। द सेकेंड वन इज सरकार प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही थी कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जैसा वुड्स डिस्पैच में कहा गया, तो लॉर्ड स्टैनली ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है या एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है या टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। तो सरकार प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले या अपने हाथ में ले ले, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ऐसा लॉर्ड स्टैनली ने कहा। द नेक्स्ट वन इज सहायता अनुदान प्रणाली केवल माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक सीमित रहे। अर्थात जो ग्रांट इन एड की हम लोग बात कर रहे हैं, सहायता अनुदान प्रणाली की बात कर रहे हैं, उसमें जो है उसमें जो सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में लॉर्ड स्टैनली ने कहा कि सहायता अनुदान प्रणाली केवल और केवल माध्यमिक दैट इज सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक ही सीमित रहे, अर्थात केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं को ही ग्रांट इन एड या सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए। और लॉर्ड स्टैनली ने यहाँ तक भी कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आवश्यकता पड़ने पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वह प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा के लिए सेस ले सकती है, कर ले सकती है, स्थानीय सेस या स्थानीय कर या टैक्स ले सकती है प्राइमरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट, जिससे कि वो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को आगे गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जा सके और गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा के लिए।
द नेक्स्ट वन, जो अगली बात कही गई थी अपने घोषणा पत्र में स्टैनली के द्वारा, वह यह कहा गया कि जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी बात उर्स डिस्पैच में भी कही गई थी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, इनके प्रशिक्षण हेतु अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएं। तो अधिक से अधिक विद्यालय और महाविद्यालय फॉर टीचर्स ट्रेनिंग अर्थात शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अधिक से अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की अनुशंसा स्टैनली के द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई थी। तो स्टैनली के आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र के द्वारा स्टैनली ने जो कुछ भी परिवर्तन सुझाए, उसके परिणाम वुड के आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव के रूप में परिलक्षित होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट उस डिस्पैच के क्या क्या रहे, उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो स्टैनलीज डिस्पैच या स्टैनली ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही, उन बातों का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो अब हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और कंट्रीब्यूशंस ऑफ उड्स डिस्पैच। उड्स के घोषणा पत्र के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहे, या वुड के घोषणा पत्र के भारतीय शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहे, दीर्घकालीन योगदान वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या क्या था, इसके बारे में हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो वुड के आज्ञा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव जो थे, उसमें द फर्स्ट वन जो सबसे पहला है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। जैसा कि कहा भी गया, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि एजुकेशन या शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट का, सरकार का या राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह जो है जो उड्स के घोषणा पत्र में कहा गया था, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट या भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है वुड के घोषणा पत्र का। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था, और ऐसी जो बातें उनके घोषणा पत्र में की गई थी, जो शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था, वह उत्तरदायित्व आज तक बना चला आ रहा है। आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जनमानस को, आम जनमानस को, जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करने का। तो वुड के घोषणा पत्र के समय से आधुनिक समय या वर्तमान समय तक देश में शिक्षा की व्यवस्था करना गवर्नमेंट का, राज्य का, सरकार का उत्तरदायित्व माना जाता रहा है। तो यह जो है वुड के घोषणा पत्र का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस, योगदान भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए है। वुड के घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के उत्तरदायित्व को आंशिक रूप से प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था, और राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों का सहयोग भी लिया जाता रहा। गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना चाहते हैं, कोई एनजीओ है, कोई व्यक्ति है जो अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको भी प्रमोट करने का कार्य आधुनिक समय या वर्तमान समय में भी किया जाता है, और ऐसी बातें उनके घोषणा पत्र में भी कही गई थी। तो यह एक दीर्घकालीन प्रभाव है, एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय शिक्षा प्रणाली में वुड के घोषणा पत्र का। द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का विकेंद्रीकरण। सन 1871 में लॉर्ड मेयर ने शिक्षा विभागों को भी प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया तथा उन्हें शिक्षा पर व्यय करने की अनुमति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो गया। ध्यान दीजिए, 1871 में लॉर्ड मेयर के द्वारा जो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग खोले गए थे, वे प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिए गए और उन्हें शिक्षा पर व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई। अर्थात जो सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या सरकार की हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाता है और प्रांतीय सरकारों को, शिक्षा विभागों को दे दिया जाता है, और शिक्षा पर व्यय करने की अनुमति भी प्रांतीय सरकारों को दी जाती है 1871 में लॉर्ड मेयर के द्वारा। उसके उपरांत वुड के घोषणा पत्र में जो कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तो वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को और भी अधिक शैक्षिक अधिकार प्रदान किए। ध्यान दीजिए, 1871 में लॉर्ड मेयर के द्वारा शिक्षा विभागों को प्रांतीय सरकारों को अधीन किया गया, और 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा
प्रांतीय सरकारों को और भी अधिक शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए। तो कुल मिलाकर के जो एजुकेशन है या शिक्षा है, शिक्षा पर जो नियंत्रण है उसको जो है क्या करने का प्रयास किया जाता है, उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाता है और शिक्षा पे जो राज्य का नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो उठ के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई और उसमें एजुकेशन को जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं उस या गवर्नमेंट है, उसके नियंत्रण में करने का प्रयास किया जाता है। तो 1877 में लॉर्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को और भी अधिक शैक्षिक अधिकार प्रदान किए। प्रांतीय सरकारों को शिक्षा के संबंध में इतने अधिक अधिकार देते हुए भी केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति के निर्धारण का अधिकार अपने पास ही रखा है। ध्यान दीजिए, आधुनिक समय या वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास एजुकेशन है। जो शिक्षा को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो एजुकेशन क्या है, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अर्थात वो जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है। लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके पास शिक्षा के नीति निर्धारण का अधिकार है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या केंद्र सरकार होती है, वह विभिन्न एजुकेशन पॉलिसीज लाती है या ढेर सारे कमीशंस बनाती है। उन एजुकेशन पॉलिसीज या कमीशंस के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो है नीति निर्धारण का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो गवर्नमेंट का है, सरकार का है एजुकेशन के फील्ड में। तो तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार द्वारा ही शिक्षा की नीति के साथ उसे क्रियान्वित करने की पूरी योजना, विभिन्न शिक्षा नीतियों, एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ढेर सारे एजुकेशन पॉलिसीज आ चुके हैं या ढेर सारे आयोग हैं, कमीशन हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो इन एजुकेशन पॉलिसीज या कमीशन या आयोगों के माध्यम से केंद्र सरकार जो है अपनी शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से जो शिक्षा है या एजुकेशन है उस पर गवर्नमेंट का या राज्य का या सरकार का नियंत्रण है और यह जो है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उठ के घोषणा पत्र का बहुत ही बड़ा योगदान है या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज सहायता अनुदान प्रणाली की निरंतरता। ग्रांट इन एड की बात हम लोग कर चुके हैं। ग्रांट इन एड की अनुशंसा भी उस डिस्पैच में की गई थी। तो उठ के घोषणा पत्र से पूर्व राज्य अथवा सरकार शिक्षा संस्थाओं को अपनी स्वेच्छा से आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। अर्थात जब गवर्नमेंट चाहती थी, सरकार चाहती थी, तब आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। लेकिन आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं थी, कोई रूल्स नहीं था। अर्थात सरकार की न तो कोई नीति थी और ना ही कोई नियम था। लेकिन जब उड का घोषणा पत्र आता है, उड्स डिस्पैच के आलोक में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरी करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना प्रारंभ किया गया। तो यह उड के घोषणा पत्र का बहुत ही बड़ा प्रभाव है, बहुत ही बड़ा योगदान है भारतीय शिक्षा प्रणाली में कि ऐसे स्कूल्स, ऐसे संस्थान जो निश्चित शर्तों को पूरा करते हैं उनको जो है आर्थिक अनुदान या ग्रांट इन एड जो है देना प्रारंभ किया गया और उसमें निरंतरता या कंटिन्यूटी रखने का प्रयास किया गया। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है। आज भी हमारे देश में ढेर सारे ग्रांट इन एड या जो ऐसे संस्थान चलते हैं जिनको सरकार एड देती है, सहायता देती है। तो उड के घोषणा पत्र का यह हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत ही बड़ा प्रभाव माना जाता है, बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। उड के घोषणा पत्र की हमारी भारतीय शिक्षा को यह एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। द नेक्स्ट वन इज शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में। हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि उस डिस्पैच में कहा गया था कि ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो। तो ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस की बात जो उस डिस्पैच में की गई थी, तो शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में करने का प्रयास उड के घोषणा पत्र में किया गया था। उड के घोषणा पत्र में प्रथम बार बच्चों की आय और मानसिक योग्यता के आधार पर विद्यालय शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला प्राइमरी स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज। और ये जो कुछ भी डिवीजन या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन करने का प्रयास विभिन्न स्तरों पर उड के घोषणा पत्र में किया गया था, उसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में
पूर्व प्राथमिक स्तर जोड़ा गया और साथ ही साथ माध्यमिक व उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभाजित भी किया गया। तो यह सब कहीं न कहीं उठ के घोषणा पत्र का ही प्रभाव है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में। और अभी हाल में ही नई शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसमें 3+2+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक ढांचे को प्रस्तुत किया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो 3 वर्षों की शिक्षा होगी, जिसके लिए जो उम्र होगा वो होगा जिसके लिए जो उम्र होगा विद्यार्थियों का वो होगा 6 वर्ष के पहले का उम्र, अर्थात वो हो सकता है 5, 4 और 3, 4, 5 वर्ष का जो उम्र होगा वो होगा आंगनवाड़ी में प्रवेश का उम्र या बाल वाटिका या प्री स्कूल का, जिसको हम लोग अधिकांशतः देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी चलता है या किंडरगार्टन चलता है या प्ले स्कूल चलते हैं। उसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें विद्यालय शिक्षा है 3+2+3+3+4 इस नए शैक्षणिक ढांचे को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रारंभिक 3 वर्षों की जो शिक्षा होगी वो आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में दी जाएगी। उसके उपरांत 2 वर्ष की शिक्षा दैट इज क्लास 1 एंड 2 कक्षा 1 और 2 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, जिसको 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थी ग्रहण करेंगे। और उसके उपरांत अगला जो ग्रुप है वो है 3 वर्ष की शिक्षा क्लास 3 से क्लास 5 कक्षा 3 से 5, और जिसके लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वह 8, 9, 10 और 11 वर्ष के विद्यार्थी होंगे। और उसके उपरांत अगला जो 3 वर्ष की शिक्षा होगी वो कक्षा 6, 7, 8 और उसके लिए जो उम्र निर्धारित है विद्यार्थियों को 11 से 14 वर्ष। और उसके उपरांत ध्यान दीजिए कि कक्षा 9 से 12 एक नया वर्ग बनाया गया है, जो पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होता था उसको 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 जिसके लिए 14 से 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। तो एक नया जो है शैक्षणिक ढांचा प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो यह कहीं न कहीं इन सब में जो उड्स डिस्पैच या उड का घोषणा पत्र था उसका योगदान है, उसका प्रभाव या हमें आज तक दिखाई दे रहा है, उसका योगदान हमें आज तक दिखाई दे रहा है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वह यह है कि शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार उड के घोषणा पत्र में सबसे पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गए थे। यह माना जाता है कि एजुकेशन की जो एम्स ऑफ एजुकेशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो वो जो विद्यार्थियों की समसामयिक आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड्स है उसके अनुसार होनी चाहिए। तो तभी से समय की मांग तथा समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार एम्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। तो यह भी उड्स डिस्पैच का भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान है। द नेक्स्ट वन इज शिक्षा के पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व। ध्यान दीजिए, हम अभी भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से अलग नहीं हुए हैं, उससे उभरे नहीं हैं, बल्कि आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखा जाए तो जो हमारा करिकुलम है वो कहीं न कहीं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रभाव में ही है। उड के घोषणा पत्र में पहली बार स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई थी कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह कौन सी शिक्षा है, दैट इज यूरोपियन नॉलेज या यूरोपीय ज्ञान। तो भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात, यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा देने की बात उड के घोषणा पत्र में की गई थी। और यदि हम आधुनिक समय में देखें या वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या विशेष करके हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल के फील्ड में जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, उसमें पाश्चात्य या वेस्टर्न नॉलेज, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व अभी भी है। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व अभी भी चला आ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप ही हमने इस युग में भौतिक उन्नत भी प्राप्त किया। अर्थात जो भौतिक उन्नत हमने प्राप्त किया है उसमें कहीं न कहीं वेस्टर्न नॉलेज या यूरोपीय ज्ञान, पश्चिमी शिक्षा का योगदान है। और पश्चिमी शिक्षा से हम अभी भी अलग नहीं हो पाए हैं, अभी भी उभरे नहीं हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उड के घोषणा पत्र में जिस यूरोपीय ज्ञान पर बल दिया गया था या जिस पाश्चात्य ज्ञान पर बल दिया गया था वो पाश्चात्य ज्ञान या वह यूरोपीय ज्ञान विशेष करके हायर एजुकेशन में और उसमें एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में अभी भी उसका वर्चस्व देखने को हमें मिलता है। द नेक्स्ट वन इज
मीडियम ऑफ एजुकेशन, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे तो भले से ही मातृभाषा या हिंदी में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होता है, लेकिन अधिकांशतः खास करके प्रोफेशनल कोर्सेज में आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन में अभी भी अंग्रेजी या इंग्लिश का वर्चस्व ही है। तो उड़ के घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखा गया था और हमारा देश आज स्वतंत्र हो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु 70 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उच्च शिक्षा में विशेष करके कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में आप देखेंगे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो शिक्षा का माध्यम है वह भी अंग्रेजी ही बना हुआ है। तो अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम है। हायर एजुकेशन में विशेष करके एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में यह भी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच ही है। वुड के घोषणा पत्र का यह जो है दीर्घकालीन प्रभाव ही हमें दिखाई पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज क्रमबद्ध विद्यालयों की निरंतरता। जो सिक्वेंशियल स्कूल्स की स्थापना के बाद वुड्स डिस्पैच में की गई थी, उस क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर हम अभी भी वर्तमान काल में भी बल देते हैं। वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी और क्रमबद्ध विद्यालयों की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, वह आज तक लागू है। और हमने क्या किया, उसमें कुछ संशोधन ही किया है, कुछ उसको बढ़ाया ही है, कुछ सुधार ही किया है। जैसे हमने अभी पूर्व में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा किया, तो जो नया शैक्षिक ढांचा प्रस्तुत किया जाता है, अब तो हम जो है उसके पूर्व में पूर्व प्राथमिक और अंत में अनेक वर्गों की शिक्षा के लिए अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना भी शुरू कर दी है। जैसा कि उस डिस्पैच में प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ था, लेकिन अब हमने उसमें उसके पूर्व भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, जैसा हमने अभी बाल वाटिका या आंगनवाड़ी की चर्चा की, उसको भी जोड़ा है। और हायर एजुकेशन में भी उच्च स्तर पर भी कॉलेजों में हमने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, इन सबको भी जोड़ने का प्रयास किया है। तो अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना भी हमने शुरू कर दी है। तो इस तरह जो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की चर्चा चल रही है, क्रमबद्ध विद्यालय जो स्थापित किए जा रहे हैं हमारे देश में, वह भी कहीं न कहीं वुड्स के घोषणा पत्र का ही प्रभाव है और वो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में प्रगति। ध्यान दीजिए, मैकाले का जो घोषणा पत्र था या मैकाले जो डिस्पैच था, उसमें जन शिक्षा का विरोध किया गया था। उसमें जो है डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी पर बल दिया गया था। लेकिन वुड ने जन शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा था शिक्षक शिक्षा पर बल दिया। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा पर बल सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में ही दिया गया था। और आधुनिक समय में यदि हम लोग बात करते हैं तो इन क्षेत्रों का महत्व वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अधिक है। इन क्षेत्रों को हम अभी भी महत्व देते हैं। इन क्षेत्रों की शिक्षा को महत्व देते हुए हम वर्तमान में भी उसमें निरंतर प्रगति का प्रयास या निरंतर प्रगति का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह भी कहीं न कहीं वुड के घोषणा पत्र का ही हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रभाव है और वो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट या दीर्घकालीन प्रभाव है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें, कंक्लूजन के रूप में कहें, तो कह सकते हैं कि वुड का घोषणा पत्र भारत का पहला सरकारी दस्तावेज था जिसमें अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति और योजना की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यदि हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल रूप से वुड के घोषणा पत्र के आधार पर ही विकसित हुई है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है, वह कहीं न कहीं वुड के घोषणा पत्र में जो रिकमेंडेशंस किए गए थे, जो संस्तुतियाँ की गई थी, जो अनुशंसाएं की गई थी, उसी पर निर्भर है, उसी पर आधारित है। वो कहीं न कहीं हमारा ओरिजिन है, मूल है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। अर्थात जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसके लिए पिलर्स का काम करती है, उसके लिए एक नींव का पत्थर है और उसी नींव के पत्थर पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वुड का घोषणा पत्र जो था या वुड्स का जो डिस्पैच है, उसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इफेक्ट या कंट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ल्स वुड डिस्पैच की चर्चा की। वुड के घोषणा पत्र 1854 की भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, एक घंटी का आकार बना हुआ है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।